हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं राकेश गुप्ता एक बार फिर से उमा कोचिंग इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। देखिए, पिछला क्लास में हमने बताया था कि कोनिक सेक्शन के बारे में। पहली बात तो आपको बुक बता दिया गया था, बुक आपको क्या लेना है, आप बुक ले लीजिएगा। हमने बताया था, एक बार फिर से बता दे रहे हैं। आप PN पांडे सर का या क्या कहते हैं RT पाठक सर का ले लीजिएगा, ठीक है ना। हम बता चुके हैं पिछले ही टर्न में कौन सी बुक प्रेफर करना है, ठीक है। और उस दिन हमने बताया था कि पैराबोला कैसे बनता है, एलिप्स कैसे बनता है, हाइपरबोला कैसे बनता है और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसे बनती है। तो ये सब चीज़ आपको पता चल गया होगा, ठीक है। तो मुझे आशा है कि आप पिछला जो वीडियो था वो समझ में आ गया होगा। आज हम बताते हैं, आप लोग 11th-12th में पढ़े होंगे, उसमें आप पढ़े होंगे क्वाड्रेंट ज्योमेट्री में सर्किल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला ये सब कैसे बनता है। और उसमें आप ये बताया गया होगा कि वर्टेक्स किसे कहते हैं, डायरेक्ट्रिक्स किसे कहते हैं, फोकस किसे कहते हैं। तो हम एक चीज़ लेकर के बता रहे हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। फिर वही पिछली वीडियो की तरह आप इसको नोट कर लेंगे। मात्र 5 मिनट के अंदर इसको हम समझा देंगे हमने क्या लिखा है। तो पहले आप इसको स्क्रीन से देखिए, आप लोग के दिमाग में ये बन जाता होगा कि अरे सर ये तो पहले से लिख दिए हैं। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, आप इसको लिख लीजिए। मात्र 5 मिनट का हमको टाइम दीजिएगा, उसके बाद हम जितना मैं लिखा हूँ ओरल आपको रटवा देंगे, ठीक है ना। तो प्लीज़ पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद हम पहले पढ़ के सुना दे रहे हैं कि लिखा क्या है। हो सकता है राइटिंग थोड़ा सही ना हो, ठीक है ना। तो पहले पढ़ के सुना दे रहे हैं, फिर उसके बाद हम जल्दी से 5 मिनट के अंदर इसको हम समझा देंगे, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। अभी ये सब चीज़ें आप लोग के सिलेबस में नहीं हैं, हाँ, लेकिन इसका यूज कोनिक सेक्शन में होगा, ठीक है ना। तो पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद बताते हैं। चलिए, हो गया। अब हम इसको बताते हैं, क्या कहते हैं, हमने क्या लिया है। पहले BSc फर्स्ट ईयर मैथ पेपर फर्स्ट हम ज्योमेट्री पढ़ाएंगे और उसमें कौन सा पार्ट चल रहा है, यूनिट 1 कोनिक सेक्शन चल रहा है। इसमें क्या चल रहा है, यूनिट फर्स्ट, ठीक है ना, ये चल रहा है। तो यूनिट 1 में कोनिक सेक्शन आप लोगों में थोड़ा सा पेपर रिड्यूस किया गया है, आपको पता चल गया होगा। और हम हो सकता है लिंक में दे दें, नहीं तो इसी में हम बता देंगे, ठीक है ना। परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ पहले उसको देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए, मैंने क्या लिखा है, एनालिटिकल डिफिनेशन ऑफ कोनिक सेक्शन। क्या लिखा है, द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स इन अ प्लेन सच दैट द रेशियो ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, फिक्स्ड पॉइंट को अंडरलाइन कर दीजिएगा, टू इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन, इसको भी अंडरलाइन कर दीजिएगा, बताएंगे इसको। इज ऑलवेज कांस्टेंट इज नोन एज अ कोनिक सेक्शन कहेंगे, या क्या है कहेंगे, कोनिक्स कहेंगे। सब समझा दे रहा हूँ, बस आपको लिख लेना है, नोट्स आपके पास होनी चाहिए। फोकस, द फिक्स्ड पॉइंट S इज कॉल्ड द फोकस ऑफ द कोनिक सेक्शन। डायरेक्ट्रिक्स, द फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द कोनिक सेक्शन, ठीक है ना। फिर उसके बाद एसेंट्रिसिटी, द कांस्टेंट रेशियो इज कॉल्ड द एसेंट्रिसिटी ऑफ द कोनिक सेक्शन एंड इट इज डिनोटेड बाई E, स्मॉल e, दैट इज PS बाई PM को क्या बोलते हैं, E। अभी हम सब समझा देते हैं, ठीक है ना। अच्छा, फिर इसके बाद एक्सिस, द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ द कोनिक सेक्शन। फिर इसके बाद वर्टेक्स, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कोनिक एंड the axes are called vertex of the conic section। फिर उसके बाद focal chord, any chord passing through the focus is called the focal chord। फिर उसके बाद recognition of the conics,
केस फर्स्ट अभी बताएंगे हम अभी चल के। व्हेन द फोकस डज नॉट लाई ऑन द डायरेक्ट्रिक्स, ये जो आपने स्क्रीनशॉट लिया है हम इसको बताया। अब हम इसी चीज़ को मात्र 5 मिनट या 6 मिनट के अंदर हम इसको डिस्कस कर दे रहे हैं। चलते हैं फिर आगे, देखिए सब मिटा दे रहे हैं, ये आपका नोट्स हो गया, बाकी जो समझाने जा रहे हैं वो आप देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। हमने क्या लिखवाया है, लोकस ऑफ अ पॉइंट, आप लोगों के पास तो नोट होगा ही, थोड़ा सा इसको मिला, लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स इन अ प्लेन। तो चलिए अब यहाँ देखिए आप लोग, अब देखिए यहाँ पर एक पॉइंट है जो मूव करने चल रहा है इस प्लेन पर। प्लेन पर इस तरह मूव करेगा। पहली बात तो हम एक ले लेते हैं, एक क्या ले लें, ये कोई पॉइंट है P, अभी हम लिख देते हैं x, y, और एक क्या है, कोई फिक्स्ड पॉइंट है, इसको क्या मान लेते हैं, फिक्स्ड पॉइंट। आप पहले बात को समझिए, क्या ले लिए, फिक्स्ड पॉइंट ले लिए, और एक क्या ले लेते हैं, फिक्स्ड पॉइंट ले लिए, और एक लेते हैं फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन। इसे क्या कहेंगे, फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन। चीज समझ में आ गया, डिफिनेशन के अनुसार चल रहा हूं। देखिए ये क्या है, एक वेरिएबल पॉइंट पी एक्स वाई है जो प्लेन पर मूव करने चल रहा है, ठीक है ना। किस तरह मूव करेगा, ये इस तरह मूव कर रहा है। पहले बात तो आप समझ लीजिए, पी एक्स वाई है, ठीक है ना, ये क्या है, फिक्स्ड पॉइंट है, और ये क्या है, फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन है। ये इस तरह मूव करेगा कि यहाँ से इसका जो डिस्टेंस है ये, और जो ये फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन है इस पर हम क्या लेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। पहले समझ लीजिए फिर लिखवा देते हैं यहाँ पर। क्या करेंगे, ये जो फिक्स्ड पॉइंट है, फिक्स्ड पॉइंट का नाम दे देते हैं S, ये यहाँ से लेंगे डिस्टेंस, ये क्या है, डिस्टेंस है, बात को समझिए। और ये क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये कितना है, 9। इनका जो रेशियो होगा वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। PS बाई PM इक्वल क्या होगा, कांस्टेंट। तो P को इस तरह मूव करना चला, तो चलिए, तो P को इस तरह मूव किया जाएगा। P यहाँ आ गया, मान लीजिए P यहाँ आ गया, 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 ऐसे 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 मूव करेगा। तो यहाँ जब मूव करेगा, आप बात को समझिए, हम समझा दे रहे हैं, यहाँ पर दिक्कत नहीं होगी आपको। अब P जब यहाँ आएगा तो ये रेशियो और ये रेशियो क्या होगा, कांस्टेंट। ये रेशियो, ये उसी रेशियो में क्या, उसका जो रेशियो आएगा वो हमेशा क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। और उसके बाद एक ये भी आएगा, एक यहाँ पर बनाएंगे और उसके बाद यहाँ से मिला देंगे। अभी हम सब समझा दे रहे हैं, ये रेशियो और ये सब क्या होंगे, M1, M2, M3, M4 ऐसे। और ये क्या होगा, P हो गया, P1, P2, P3, मतलब यही P आ रहा है बार बार। P कहाँ कन्वर्ट हो गया, P1 में, P2 में, P3 में। जो इनका रेशियो होना चाहिए वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि एक प्रकार से क्या बन जाएगा, कोनिक। अब ये मत सोचना कि ये कोनिक पैराबोला है, ये कोनिक कुछ भी हो सकती है। आगे चल के हम बताएंगे, वो डिपेंड करेगा E पर। जब E 0 होगा, 1 होगा, लेस देन 1 होगा, ग्रेटर देन 1 होगा, उस पर डिपेंड करेगा कि कोनिक हमारा क्या होगा।
कोनिक्स जो कोनिक सेक्शन है वो पैराबोला होगा कि सर्किल होगा कि हाइपरबोला होगा, वो ई पर डिपेंड करता है। ये मत सोचिएगा ये क्या है, ये एक प्रकार से कोनिक सेक्शन है ना कि पैराबोला है, ठीक है ना। तो ऐसे लेके चल रहे हैं यहाँ पर। तो जब ये ऐसे लेके चलेंगे तो एक कर्व बनेगा इस टाइप का, और इनका रेशियो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है ना। क्या लिखा, द लोकस ऑफ अ पॉइंट, ये लोकस मतलब लोकस मीन्स ये हुआ ये पॉइंट जहाँ जहाँ चल रहा हो, यहाँ चला, यहाँ चला, यहाँ चला, यहाँ चला, इस तरह चलेगा कि ये कर्व बना लेगा। इस कर्व को हम कहेंगे कोनिक सेक्शन। कब, जब इनका रेशियो क्या होगा, कांस्टेंट। ये समझ में आ गया होगा। तो मैं एक बढ़िया से फिगर बना के हम आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ देखिए इसी चीज को, एक बढ़िया से क्या बनाते हैं, कोनिक बना दें, फिर इसी को समझा देते हैं। चलिए, एक ये क्या हो गया, ये हो गया फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन, ये हो गई फिक्स्ड पॉइंट। आई होप सब समझ में आ रहा होगा। और यहाँ एक वेरिएबल पॉइंट है, ये क्या है, पी एक्स वाई मान लें अभी के लिए, जबकि हम पोलर पढ़ रहे हैं। आर थीटा होना चाहिए, बाद में बताएंगे आर थीटा कैसे होगा। और इस पी को मूव कराएंगे तो कुछ इस टाइप का बनेगा, ऐसे। ठीक है ना। अब बढ़िया से बनाते हैं, ये हो गया। अब ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन। कोई दिक्कत नहीं किसी को। ये क्या होगा, फिक्स्ड पॉइंट एस, ये हो गया, ये वेरिएबल पॉइंट है, पी एक्स वाई मूव करेगा। तो इसका लोकस क्या होगा, एक कोनिक सेक्शन होगा, प्रोवाइडेड दैट पी एस बाई पी एम क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। इस तरह मूव करना चाहिए। देखिए, अगर आप लोग पढ़े होंगे पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, तो याद रखिए, यहाँ पर याद करिए कि पी एस बाई पी एम होता था, याद करो, इक्वल ई होता था। और ई की वैल्यू जब 1 होता था तो पी एस पी एम के इक्वल हो जाता था। तो ये पैराबोला बताता था, याद करिए। और उसके बाद फिर अगर आपके सर प्रूफ कराए होंगे तो बढ़िया से बताए होंगे, और बल्कि ये डिफिनेशन है, और डिफिनेशन और पी एस बाई पी एम इक्वल ई, ये भी इलिप्स का, ये भी इलिप्स का, लेकिन यहाँ ई की वैल्यू क्या होती थी, लेस देन 1 होती थी। और पी एस बाई पी एम यही होता था, ई होता था, लेकिन यहाँ ई की वैल्यू ग्रेटर 1। जब ये कंडीशन को फॉलो करेगा तो हाइपरबोला बनाता था। अभी हम इसको बताने वाले नहीं हैं, बताएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा कि हाइपरबोला कैसे बनता है ज्योमेट्रिकली। हम 12th 11th में पढ़ा देते हैं। हाँ, अब तो जिसमें भी हो गया हो 11th 12th में है, इंटरमीडिएट में है, तो हम उसको पूरा बता देते हैं उसको, ठीक है ना। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप लोग को हो जाएगा। 11th में ही सब बता देते हैं। ई की वैल्यू 1 से बड़ी है तो ये क्या होगा, हाइपरबोला बन जाता था। मैं बताता था कैसे बना है। जब लेस देन 1 हो तो इलिप्स बनाता था। जब ई इक्वल 1 हो, और डिफिनेशन क्या होता है, पी एस बाई पी एम, सब में होता है पी एस बाई पी एम। बात को समझ पा रहे ना। तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये कोनिक सेक्शन है, वो ई पर डिपेंड करेगा। हम बताएंगे बाद में चल करके। अब चलिए, अब आइए शुरू करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं यहीं से। अब डिफिनेशन पर हम चलना शुरू करते हैं। हमने लिखवाया था डिफिनेशन, पहले लिखवाया था फोकस। क्या लिखवाया था, फोकस लिखवाया था। फोकस की डिफिनेशन क्या होती है, यही फिक्स्ड पॉइंट, दिस फिक्स्ड पॉइंट इज नोन एज फोकस। तो फोकस की डिफिनेशन क्या हुआ, फिक्स्ड पॉइंट को क्या बोलेंगे, फिक्स्ड, मैंने अंडरलाइन करवाया है, फिक्स्ड पॉइंट को आप क्या बोलोगे, फोकस बोलोगे। द फिक्स्ड पॉइंट इज नोन एज फोकस ऑफ द कोनिक सेक्शन। आगे बढ़ें। दूसरा बताया था डायरेक्ट्रिक्स, सब लिखवाया हूं, आप लोग लिख भी लिए हैं। डायरेक्ट्रिक्स किसे कहते हैं, द फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन, द फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन इज नोन एज डायरेक्ट्रिक्स ऑफ दिस कोनिक सेक्शन। तो फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन को क्या बोलते हैं, डायरेक्ट्रिक्स बोलेंगे। फिक्स्ड पॉइंट को क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे। चलें आगे शुरू करें। नेक्स्ट हमने लिखवाया था एसेंट्रिसिटी, जो कांस्टेंट रेशियो आती है पी एस बाई पी एम
ये जो कांस्टेंट आया, देखिए बेटा, ये जो कांस्टेंट आया, इस कांस्टेंट को इसेंट्रिसिटी कहते हैं और इसे स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे स्मॉल ई। तो ई इक्वल क्या होता है, पी एस बाई पी एम। पी एस मतलब ये हो गया डिस्टेंस और ये हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बात को समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रही है? अच्छा, तो पी एस बाई पी एम का जो कांस्टेंट आता है, उस कांस्टेंट का क्या नाम दिया गया? उस कांस्टेंट का नाम दिया गया इसेंट्रिसिटी। तो रट डालो, पी एस बाई पी एम को ही बोलते हैं इसेंट्रिसिटी। तो पी एस इक्वल क्या होता है, ई पी एम। यही हमारा कोनिक सेक्शन की डिफिनेशन है, यही हमारा कोनिक सेक्शन की डिफिनेशन है। कोनिक सेक्शन क्या क्या हो सकता है ये आगे चल के हम बताएंगे, अभी इतना जानिए, पी एस बराबर ई पी एम, यही कोनिक सेक्शन की डिफिनेशन है। आगे बढ़ें। अच्छा, और इसेंट्रिसिटी की डिफिनेशन क्या होती है? दिस कांस्टेंट, जो कांस्टेंट आता है उस कांस्टेंट का नाम दिया गया इसेंट्रिसिटी। कोई दिक्कत नहीं होगा, मुझे पूरा विश्वास है। आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइए बात करते हैं, ये सब मिटा देते हैं सब बढ़िया से। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बताते चल रहे हैं, अब हम बताएंगे आप लोग को एक्सिस की डिफिनेशन क्या होती है। किसकी डिफिनेशन? एक्सिस। अब देखिए एक्सिस क्या होगा, अ लाइन पासिंग थ्रू द फोकस। किससे पास हो रहा है? अ लाइन, मैंने लिखवाया है, देख लेना। अ लाइन पासिंग थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स। तो देखिए बेटा, यहां पर अगर मैं ये ले लूं, ये लाइन, बात को समझिए, ये फिगर को खराब कर दे रहा हूं। देखिए ये सही में ये फोकस से तो पास हो रहा है, ये लाइन फोकस से तो पास हो रहा है, लेकिन डायरेक्ट्रिक्स पर 90 नहीं बना रहा है। क्या 90 बना रहा है? नहीं बना रहा है। तो ये एक्सिस हो नहीं सकती है, ये एक्सिस नहीं होगी। ये सब आपको 11th में बता दिया गया होगा, लेकिन मैं थोड़ा सा रिवाइज कर दे रहा हूं जिससे कि आप लोग इसको जान सकें। तो ये भी लाइन नहीं होगी, ऐसे करके बना दें, ये नहीं होगी। तो कौन सी लाइन होगी? ये लाइन होगी, इससे पास होगा और ये होगा, ये ही हमारा क्या हो जाएगा? एक्सिस हो जाएगा बेटा। मुझे लगता है समझ में आ रहा है। अ लाइन पासिंग थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स इज नोन एज एक्सिस ऑफ द कोनिक सेक्शन। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एक्सिस हो जाएगा। बोल बेटा, ये समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, मुझे पूरा विश्वास है। आगे बढ़ जाऊं? चलिए अब आपसे बात करते हैं, वर्टेक्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? वर्टेक्स। वर्टेक्स की बात जब हम करेंगे तो वर्टेक्स क्या होता है? वर्टेक्स क्या होता है? इंटरसेक्शन द पॉइंट, ऐसे लिखेंगे, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस एंड कोनिक सेक्शन। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एक्सिस एंड कोनिक सेक्शन इज कॉल्ड वर्टेक्स ऑफ द कोनिक सेक्शन। कैसे कहें? क्या कहा? हमने कहा कि एक्सिस और कोनिक, एक्सिस और कोनिक एक दूसरे को जहां कट करेंगे उसी को वर्टेक्स कहते हैं। ये जो कोनिक है और जो ये एक्सिस है, एक दूसरे को कहां कट कर रहा है, इसको मिटा देते हैं पहले। ये सब ये कहां से चला आया? ठीक है ना? तो ये कोनिक और एक्सिस
एक दूसरे को जहाँ कट करेगा उसे क्या कहते हैं बेटा? वर्टेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? इसका नाम दे देते हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स भी समझ में आ गया होगा, मुझे पूरा विश्वास है। आगे बढ़ते हैं। वर्टेक्स क्या होता है? एक्सिस और कोनिक का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वो क्या कहलाता है? वर्टेक्स कहलाता है। मतलब एक दूसरे को जहाँ कट करेंगे उसी को वर्टेक्स कहते हैं। बोलो बेटा, आगे बढ़ जाएं, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम बात करेंगे, अब हम कॉर्ड की बात कर लें। कॉर्ड की, तो कॉर्ड बात करेंगे। अगर हम आप लोगों से पूछें कॉर्ड क्या होता है, तो आप कोई भी कोनिक ले लीजिए, कैसा भी ले लीजिए, क्या करेंगे? इसके दोनों पॉइंट कोई ले लीजिए और इसको मिला देंगे, इसे क्या कहेंगे? कॉर्ड कहेंगे। क्या कहेंगे? कॉर्ड। तो यहाँ कोनिक सेक्शन बन रहा है, ये क्या है? कोनिक है। तो कॉर्ड क्या कहेंगे बताइए? ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड है। कर्व के किन्हीं दो पॉइंट को मिला दीजिए, उसे क्या कहेंगे? कॉर्ड कहेंगे। ये सब क्या है? कॉर्ड है। ये भी कॉर्ड है, ऐसे बना दो। ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है। कुछ भी कर्व के किन्हीं दो पॉइंट को मिला दीजिए, कॉर्ड है। लेकिन हमें क्या बताना है? फोकल कॉर्ड। क्या बताना है? फोकल कॉर्ड। फोकल कॉर्ड क्या होगा? ऐसी कॉर्ड जो फोकस से पास हो रहा हो, ऐसी कॉर्ड। अ कॉर्ड पासिंग थ्रू द फोकस, मतलब ऐसे। यहाँ ना बनाए, नहीं गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा फिगर बना होगा इसका। यहाँ देखिए, यहाँ बना देते हैं। ये कोनिक बन गया है। अब ये क्या हो गया? फोकस हो गया। तो अब ये कॉर्ड अगर फोकस से पास होने लगे, फोकस से पास होने लगे, फोकस से पास होने लगे, तो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? बोलो, क्या कहेंगे? इसे कहेंगे फोकल कॉर्ड। तो फोकल कॉर्ड समझ में आया? अ कॉर्ड पासिंग थ्रू द फोकस इज कॉल्ड फोकल कॉर्ड। आई होप ये समझ गए होंगे, ठीक है ना? अब नेक्स्ट आगे बढ़ें। अब हम आपको बताते हैं बेटा लेटेस्ट रेक्टम। लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है? इसकी दो डिफरेंस, दो टाइप बता सकते हो। अ कॉर्ड पासिंग थ्रू द फोकस, अ कॉर्ड पासिंग थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द इट्स एक्सिस। फिर से, अ कॉर्ड passing through the focus and perpendicular to its axis is known as lattice rectum। क्या बोला? समझ लीजिए, यहाँ पर बढ़िया से समझ लीजिए। यहाँ पर ये हो गया। अब देखिए, ये तो फोकल कॉर्ड है, लेकिन फोकल कॉर्ड जो हो, ये क्या है? फोकल कॉर्ड है। अ कॉर्ड पासिंग थ्रू द फोकस, और एक्सिस में क्या होना चाहिए? नॉर्मल होना चाहिए। तो ये क्या होगा? साफ साफ ये वाला, यही कार्ड क्या होगा? यही कार्ड क्या होगा? ये फोकस से पास हो रहा है और एक्सिस पर कितना बना रहा है? 90 बना रहा है। इसे आप बोलोगे लेटेस्ट रेक्टम। क्या बोलोगे? लेटेस्ट रेक्टम। क्लियर है? आप लोग को समझ में आ रहा है ना? ठीक है। तो ये क्या होगा? लेटेस्ट ये क्या होगा? लेटेस्ट रेक्टम। लेटेस्ट रेक्टम की एक खासियत ये होती है कि ये क्या हो जाएगा? हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होते हैं? सेम होता है। और लेटेस्ट रेक्टम सबका 4a होता है, चाहे वो पैराबोला हो, चाहे नहीं, सबका अलग अलग बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर नहीं, छोड़िए, आप लेटेस्ट रेक्टम यहाँ देखिए, सबका अलग अलग बन जाएगा। तो पैराबोला का होता है, उसका अलग होता है, 2b² होता है। ये सब चीज़ बताएंगे। हाँ, तो लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है? तो ऐसे बोल सकते हो फोकल कॉर्ड। ऐसे आप सिर्फ बस बात कर सकते हो, अगर कोई फोकल कॉर्ड एक्सिस पर क्या हो जाए? नॉर्मल हो जाए, तो ऐसे फोकल कॉर्ड को क्या बोलते हैं? लेटेस्ट रेक्टम। ठीक है ना? मैंने सब लिखवा दिया है, आप लोग समझ गए होंगे। लेटेस्ट रेक्टम की खासियत क्या होती है? ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में इक्वल होता है। लेकिन कॉर्ड में ऐसा नहीं होता है कि कॉर्ड में अगर हम ये ले लें तो ज़रूरी नहीं है कि ये डिस्टेंस यहाँ से ये डिस्टेंस और यहाँ से ये डिस्टेंस क्या हो? इक्वल हो। लेकिन अगर लेटेस्ट रेक्टम बन जाता है तो उनका डिस्टेंस आपस में क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। आई होप समझ में गए होंगे। सेंटर की बात करना हो तो ये सेंटर यहाँ पर ले लीजिए, यहाँ के बीच का आधा आधा हो जाएगा। ये यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका सेंटर, इसे कहेंगे सी सेंटर। तो अभी जो मैंने लिखवाया था
ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। दोबारा कहने की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन है वीडियो, तो आप यूट्यूब पर फिर से देख सकते हैं, ये वीडियो कई बार देख सकते हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अभी ऑफलाइन होता तो फिर एक बार मैं बताता, ठीक है ना। तो ये वीडियो है, ऑनलाइन है, आप लोग उसको एक बार नहीं 1000 बार देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। तो ये कोई यहाँ प्रॉब्लम नहीं है मुझे जहाँ तक लगता है। चलिए इतना नोट कर लिए होंगे, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। मैं कई बार कह रहा हूँ, इसको आप चाहे 10 बार देखिए चाहे 1000 बार देखिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, यूट्यूब पर पड़ा ही रहेगा। तो इसमें 10 बार समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको 10 बार सुन सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब देखिए, ये सिलेबस में तो नहीं है फिलहाल, लेकिन इसका यूज तो होगा। वर्टेक्स पता होना चाहिए, एक्सिस पता होना चाहिए, डायरेक्ट्रिक्स पता होना चाहिए, फोकस पता होना चाहिए, लेटेस्ट रेक्टम पता होना चाहिए, हाँ, इसेंट्रिसिटी क्या होती है, ये सब जानना चाहिए। अगर नहीं जानेंगे तो दिक्कत होगा ही, ठीक है ना। ये नोट हो गया होगा, मुझे पूरा विश्वास है। अब हम आगे बढ़ते हैं, हाँ, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, लिखिए रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द कोनिक सेक्शन, ठीक है ना। चलिए केस 1, व्हेन focus does not lie on the directrix, when focus does not lie on the directrix। तो चलिए स्टार्ट करें। मतलब फोकस ये डायरेक्ट्रिक्स है ना, ये फोकस एस है, ये फोकस डायरेक्ट्रिक्स पर लाई नहीं कर रहा है, डायरेक्ट्रिक्स पर, याद रखना ये डायरेक्ट्रिक्स है, इस पर लाई नहीं कर रहा है, तो क्या होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इफ सबको पता है फिलहाल E = 0, देन कोनिक रिप्रेजेंट बताइए क्या होता है, सबको पता होगा, सर्किल। क्या होता है, सर्किल। इफ E = 1, देन कोनिक रिप्रेजेंट बताइए क्या हो जाएगा, पैराबोला। आई होप ये सबको पता है ना, तो हमको ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। इफ E is less than 1, देन कोनिक्स रिप्रेजेंट बताइए एलिप्स, है ना। और इफ E > 1, देन कोनिक्स रिप्रेजेंट बताइए क्या हो जाएगा, हाइपरबोला। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नोट हो गया होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, मुझे पूरा विश्वास है। स्क्रीनशॉट भी ले लिए होंगे, फिर लिख लीजिए। इतना हो गया ना। चलिए अब यहाँ देखिए, अगर व्हेन नोट हो गया ना सबका, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। एक चीज और याद कर लीजिए, एक और लिख लीजिए, व्हेन फोकस, हमने क्या लिखवाया था, डज नॉट लाई ना, पता नहीं लिखवाया था शायद, डज नॉट लाई ही लिखवाया था। चलिए, व्हेन फोकस लाई ऑन द, अगर भूल से, हाँ बता चुका हूँ शायद, वहाँ पर फोकस जो होता है वो डायरेक्ट्रिक्स पर लाई नहीं करता है, मैंने लिखवाया है शायद, मुझे याद नहीं आ रहा, डज नॉट लाई लिखवाया था। फिर से नोट कर लेते हैं, अगर नहीं, केस 1 में व्हेन फोकस
डज नॉट लाई ऑन द कोनिक सेक्शन लिखवाया हूँ। अगर कहीं अगर गलत हो गया हो तो आप प्लीज इसको सुधार लीजिएगा। डज नॉट लाई है। केस 1 में फोकस डायरेक्ट्रिक्स पर नहीं लगे। डज नॉट लाई ऑन द डायरेक्ट्रिक्स लिखवा दिया हूँ, परेशान हो जाता हूँ बेफालतू। वन फोकस डज नॉट लाई ऑन द डायरेक्ट्रिक्स, ये समझाया हूँ कि फोकस डायरेक्ट्रिक्स पर लाई नहीं करता तब कई डिफरेंट केस बनता है, ये बताया हूँ। अब हम बताने जा रहे हैं व्हेन फोकस लाइज ऑन द डायरेक्ट्रिक्स, ऑन द डायरेक्ट्रिक्स, देन कोनिक्स विल रिप्रेजेंट, सब लिख लीजिए, विल रिप्रेजेंट क्या कहेंगे, कोनिक्स विल रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। नोट कर लीजिए बेटा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर ये फोकस कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाए तो कोनिक ना बन के क्या बन जाएगा, एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। ठीक है ना, इतना नोट कर लीजिए। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। बस जानना चाहिए और ज़्यादा डिटेल में बताने की हमें ज़रूरत नहीं है फिलहाल। हाँ, बस जानना है। और सच पूछिए कोनिक सेक्शन में हमें सिर्फ पैराबोला पढ़ना है, एलिप्स और हाइपरबोला के बारे में, बाकी सब जो बताएंगे वह सिर्फ यूज करना है इसमें। ठीक है ना, तो इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक चीज़ और कह देते हैं, कोनिक सेक्शन का यूज हर जगह है। आप बीएससी सेकेंड ईयर में जाएंगे, स्टैटिक्स डायनेमिक्स में पोलर इसका यूज है, बहुत ही एक यूनिट है सेंट्रल ऑर्बिट, जबकि उसमें पोलर फॉर्म ही ज़्यादा यूज किया गया है ना। थर्ड ईयर में भी यूज है, एमएससी में भी यूज है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है, जानना चाहिए हर चीज़। ठीक है ना, अब चलते हैं। रिमार्क एक लिख लीजिए और नोट्स बनाते चलिएगा, मैं नोट्स दे भी रहा हूँ। रिमार्क एक चीज़ आपको बताते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आने जा रहा है, इसको हमेशा के लिए रट डालना। हमने बताया था ए हो गया, ए मान लेते हैं, ये कोनिक सेक्शन हो गया, ये कोनिक सेक्शन हो गया, ये क्या हो गया, पी हो गया, और ये पी एस है, बहुत अच्छा नहीं बना है लेकिन समझ लीजिए, और ये पी एम, क्योंकि कोनिक सेक्शन है। बात तो ये नहीं कि पी एस छोटा है कि पी एम छोटा है, पी एस बड़ा है कि पी एम बड़ा, उससे कोई मतलब तो है नहीं, क्योंकि हमें जनरल बात कर रहा हूँ, इसलिए हमें कोई यहाँ दिक्कत नहीं है, सब सही है। रिमार्क, अच्छा देखिए, अब बाय डेफिनेशन ऑफ कोनिक लिखिए, बाय डेफिनेशन ऑफ कोनिक्स या कोनिक सेक्शन क्या होता है, पी एस बाई पी एम इक्वल क्या होता है, ई। सोचिए, पी ये मूव कर रहा है, पी क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, पी क्या कर रहा है, ये मूव कर रहा है। ठीक है ना, तो चलिए, ये पी एस बाई पी एम इक्वल ई होता है। देखिए, एक चीज बताने जा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। यहां देखिए, अब पी यहां आएगा तो ये डिस्टेंस हो जाएगा, है ना, और फिर ये एम कहाँ कन्वर्ट हो जाएगा, M1 में हो जाएगा। पी यहाँ आएगा, पी यहाँ आएगा, पी यहाँ, जब पी यहाँ आ जाएगा, भाई पी लोकस है ना, पी मूव कर रहा है, पी सपोज दैट यहाँ पहुँच गया, कहाँ पर, एल पर, तो ये जो पी एस था वो लेटेस्ट रेक्टम बन के तैयार हो गई, तो ये क्या होगा, एल डैश। ये दोनों डिस्टेंस बराबर होते हैं, ये तो पता होना चाहिए आपको, है ना, ये और ये। ठीक है ना, ये हो गया, तो P कहाँ कन्वर्ट हो गया, L में। जब P यहाँ L में कन्वर्ट हो गया तो यहाँ से इस पर क्या करेंगे, डायरेक्ट्रिक्स पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या करेंगे, ये मान लेते हैं LN, N मान लेते हैं, नहीं समझे भाई। जब P यहाँ मूव करा, यहाँ है तो ये डिस्टेंस हो गया, ये डिस्टेंस हो गया। P जब यहाँ है ये डिस्टेंस हो गया और ये हो गया, और जब P यहाँ पहुँच गया तो क्या होगा, इससे आप फोकस को मिला देंगे, ये हो जाएगा,
और यहाँ से इस पर क्या करेंगे, परपेंडिकुलर स्ट्रेट बना देंगे। तो यहाँ पर जो P हो गया वो किस में कन्वर्ट हो गया, L में, और S तो क्या है, फिक्स है, S क्या है, फिक्स है, तो ये S हो जाएगा। और जो P है किस में कन्वर्ट हो गया, L में हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बनने जा रहा। और जो M है वो N में कन्वर्ट हो गया, इक्वल क्या होगा, E। बात समझ में आ रहा है? मुझे पूरा विश्वास है कि इतना समझ में आ गया होगा। यहाँ पे इसको जेट नाम दे देते हैं, ये हो जाएगा। और एल एस लेटेस्ट रेक्टम को हम 2L लिख देते हैं, ये L है, ये L है। बात समझ में आ रहा है ना? ये 2L लेटेस्ट रेक्टम को हमेशा किसे करेंगे, लेटेस्ट रेक्टम को हमेशा 2L। तो ये क्या होगा, LL आधा आधा हो जाएगा। तो क्या होगा, LS हमारा हो जाएगा L अपान LN। अब यहाँ देखिए जो LN है वो LN क्या हो जाएगा, SZ हो जाएगा। बोलिए बेटा, समझ में आ रहा है ना? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, यूज करेंगे कॉनिक सेक्शन जब L/R इक्वल 1 प्लस E cos थीटा बताएंगे। कॉनिक सेक्शन की डिफिनेशन आपको बताएं वहाँ पर इस फॉर्म में बताएंगे, पोलर फॉर्म में, तो ये यूज करूँगा वहाँ, ठीक है ना? इसलिए नोट होना चाहिए, याद होना चाहिए। ये L हो गया। जो LN है वो LN क्या हो जाएगा, SZ के पैरेलल हो जाएगा, दोनों आपस में इक्वल भी है, तो इसको लिख सकते हैं SZ इक्वल क्या होगा, E। तो यहाँ से अगर हम पूछें, यहाँ से पूछें SZ इक्वल क्या आएगा, तो आप क्या बताएंगे, बताओगे? L अपान E। रट डालिए, याद कर डालो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। E नहीं चेंज होगा, E तो कांस्टेंट है, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। मूव कर रहा है P और ये मूव कर रहा है, ठीक है ना? नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं पूछूंगा कि फोकस से डायरेक्ट्रिक्स के बीच का जो डिस्टेंस है SZ, वो SZ कितना आएगा, तो आपको बताना पड़ेगा L अपान E होता है। इसको नोट कर लीजिए। यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, मुझे पूरा विश्वास है। आगे बढ़ जाएं, नोट हो गया, ये हो गया। L को लैंग्वेज में बोलेंगे तो क्या बोलोगे, लैंग्वेज में सेम इक्विवेलेंट सेमी लेटस रेक्टम, और E को क्या बोलते हैं बेटा, इसेंट्रिसिटी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, याद कर डालिए, रट डालिए, इंपॉर्टेंट है ये, यूज करेंगे आगे। आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं धीरे धीरे अपने टॉपिक की ओर। चलिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट आज पहली बार आप लोग देख रहे होंगे पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और पहली बात तो देख क्या पहले इसको सुने होंगे, इसके बाद R कामा थीटा, ये क्या होता है, पोलर R कामा थीटा। आप लोग पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम R और थीटा वहाँ देख लिए होंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में, अगर याद आ रहा हो। x प्लस आई वाई का पोलर फॉर्म क्या होता है, R cos थीटा प्लस I sin थीटा, ये होता था, वहाँ पढ़े होंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में। हाँ, और 11th में पढ़े होंगे शायद, जहाँ भी पढ़े होंगे 11th में x प्लस आई वाई का पोलर फॉर्म क्या होता था, R cos थीटा प्लस I sin थीटा। इससे आप रूबरू हैं, आप जानते हैं फिलहाल, लेकिन यहाँ पर हम पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को बहुत ही डिटेल में आपको बताएंगे। ये क्या बताएगा, कैसे बताएगा, सब कुछ आपको हम मेंशन करेंगे। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की ज़रूरत क्यों पड़ी, देखिए हर चीज़ कार्टेशियन फॉर्म में सॉल्व नहीं कर पाया गया। जब कार्टेशियन फॉर्म में सॉल्व नहीं कर पाया गया तो हमें कहाँ आना पड़ा, पोलर फॉर्म में। लेकिन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम दोनों अपनी अपनी जगह पर सेम है। कैसे, अभी बताता हूँ, परेशान होने की जरूरत नहीं है इसमें। आप पहले आपको बताते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है।
इससे आप लोग 9th 10th में ही शुरू हो गए होंगे। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता क्या है, इसमें क्या होता था याद करिए, थोड़ा सा याद दिला दे रहा हूँ। इसे एक्स एक्सिस कहते थे, इसे एच डैश कहते थे, मतलब एक्स, इसे एच डैश, इसे वाई, इसे वाई डैश। याद करो, ये प्लस प्लस होता था, ये माइनस प्लस होता था, ये माइनस माइनस होता था, और ये प्लस माइनस होता था। इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते थे, याद करिए। इसे सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसे थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं, है ना। ऐसे क्या कहते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं, है ना। ये सब चीज़ आप लोग जानते होंगे, ठीक है ना। इसमें आप लोग परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब जानते हैं। अगर कोई पॉइंट एक्स कामा वाई ले लें तो इसका मतलब आप लोग समझते थे, क्या समझते थे, इस पॉइंट का मतलब ये होता है कि यहाँ पर एक्स एक्सिस पर क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे। ये क्या बताता था, ये इसे क्या कहते थे, ओरिजिन, अगर कुछ याद आ रहा हो। और इसे क्या कहेंगे, ये बताएगा, एक्स को बताएगा, ये क्या बताएगा, वाई को बताएगा। सब कुछ याद आ रहा होगा। अगर पॉइंट दे दें 2,3 दे दें, क्या दे दें 2,3, या 2, क्या दे 5, क्या देते हैं 3 दे देते हैं। इसका मतलब क्या समझते हैं, एक्स एक्स पर कितना होगा 5, है ना, वाई एक्सिस क्या होगा 3। ये सब कुछ आपको आता था। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को इस तरह से हमने पढ़ा था। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को भी आपको बताएंगे, और बाद में बताएंगे कि पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या रिलेशन है। कार्टेशियन से हम पोलर पहुंच जाएंगे, और कभी कभी जरूरत पड़ने पर पोलर से हम कार्टेशियन पहुंच जाएंगे। एक्चुअली पोलर से कार्टेशियन पहुंचना थोड़ा सा अच्छा लगता है, क्योंकि कार्टेशियन के बारे में हम ज़्यादा सुने हैं, पोलर के बारे में अभी नहीं ज़्यादा सुना हो, ठीक है ना। पोलर के बारे में ज़्यादा नहीं सुना हो, लेकिन जब धीरे धीरे जानेंगे तो अच्छा लगेगा। ये भी पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जिस तरह ये अच्छा लग रहा था आपको, अभी हम बताने जा रहे हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। फिर उसके बाद बताएंगे कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या रिलेशन है। दोनों का मीन्स सेम है। इसे कहेंगे वेरिएबल पॉइंट, मतलब लोकस, वो भी क्या है अपनी जगह, वो भी क्या है लोकस। और हम आपको बताएंगे यहाँ पर जो लोकस होता है एक्स कामा वाई, आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम आप पढ़ रहे होंगे। जैसे कोई पूछे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है, तो आप बताते हैं ax + by + c = 0। इसको कौन जनरेट करता है, उसको कौन जनरेट करेगा, वेरिएबल पॉइंट एक्स कामा वाई। इसे क्या कहेंगे, वेरिएबल पॉइंट एक्स कामा वाई, या इसे लोकस भी कहते हैं। पैराबोला को कौन जनरेट करता है, y² = 4ax। कहने का मतलब कि कोई भी इक्वेशन लिखेंगे कार्टेशियन में तो एक्स वाई के बिना क्या है, अधूरा है। तो हर इक्वेशन की सच पूछ लिए एक प्रकार से कह दी जाएगा कि हर कार्टेशियन इक्वेशन की जो जननी होती है, जो जनक होता है, फादर होते हैं, वो कौन होता है, एक्स कामा वाई। यही क्या होता है, पूरे 2 डायमेंशन में जनरेट करती है। चाहे वो सर्किल हो, चाहे पैराबोला हो, चाहे एलिप्स हो, चाहे हाइपरबोला, कोई भी 2 डायमेंशन में कौन जनरेट करेगा, एक्स कामा वाई। अगर ये 3 डायमेंशन की बात करेंगे तो क्या होता है, एक्स कामा वाई कामा जेड हो जाता है, ठीक है ना। ये तो रही कार्टेशियन की बात। अब हम पोलर की बात चल रहे हैं। देखिए पोलर आपको पढ़ाने तो जा रहे हैं फिलहाल, लेकिन पोलर को और बढ़िया से समझने के लिए हमें कार्टेशियन की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए कार्टेशियन हमारे साथ हमेशा रहेगा, इनके साथ हमेशा जुड़ा रहेगा, इनको अकेले कभी नहीं छोड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि हर चीज़ पोलर में समझ में नहीं आएगा। हम बता दें ये सर्किल का इक्वेशन क्या होता है, r = a cos थीटा, तो आप विश्वास से नहीं मानोगे ये r = a cos थीटा कैसे आ गया। और इसी चीज़ को हम कन्वर्ट कर देंगे कार्टेशियन में, और कार्टेशियन में जब कन्वर्ट करेंगे तो बन जाएगा बढ़िया से x² + y² = a², मतलब सर्किल टाइप का इक्वेशन बन जाएगा, जिससे कि हम जान जाएंगे रियली में क्या है, सर्किल का इक्वेशन है। लेकिन अगर ऐसे कहीं लिख दिया जाए तो ऐसे कोई नहीं बता पाएगा कि सर्किल के इक्वेशन। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा ही नहीं है ना। सब कुछ बताएंगे, चल रहे हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करने बताने। तो इस पॉइंट को पहचानने के लिए, एक्स कामा वाई को पहचानने के लिए मेरे पास एक्स एक्सिस होना चाहिए, वाई एक्सिस होना चाहिए, और एक दूसरे को जहाँ कट करते हैं 0, और ये आपस में सारे क्या बनाते हैं, 90 डिग्री बनाते हैं। ये सब पता होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए बेटा आगे बढ़ते हैं। ये सब चीज़ें क्या हैं, यहाँ पर सब कुछ आपको बताते हैं।
अब यहाँ इस पॉइंट को पहचानने के लिए वहाँ x, y को पहचानने के लिए x एक्सिस y एक्सिस की जरूरत पड़ी थी। यहाँ पर r, थीटा को पहचानने के लिए क्या क्या जरूरत पड़ेगी वो बताने जा रहे हैं। इसको पहचानने के लिए एक हमारे पास इनिशियल लाइन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? इसे इनिशियल लाइन बोलते हैं। इसे मान लीजिए O, इसे मान लेते हैं X, नाम इसका देते हैं इनिशियल लाइन। क्या बोलेंगे बेटा? इनिशियल लाइन। कोई दिक्कत नहीं होगा, सब कुछ समझा देंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। और इस पॉइंट से जो इनिशियल पॉइंट है, ये क्या है? इनिशियल पॉइंट, जहां से शुरू होता है, ठीक है ना, इसको आप मिला देंगे तो इसे कहेंगे R। क्या कहेंगे इसे? R। क्या बोलते हैं इसे? R। और जो यहाँ इनिशियल लाइन से जो एंगल बनाएगा, हमेशा याद रखना एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं। कैसे लेते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। हमेशा जो रोटेशन करेंगे, थीटा का रोटेशन होगा वो हमेशा क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में। ये क्या बताएगा? थीटा। तो यहाँ पर हम R को बोलते हैं, R को बोलेंगे रेडियस वेक्टर। क्या बोलेंगे? रेडियस वेक्टर, ठीक है ना। थीटा को बोलते हैं वेक्टोरियल एंगल। नाम पड़ा है, अब ये मत कहना कहाँ से आया, इसका नाम होता है वेक्टोरियल एंगल, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं होगा, सब कुछ समझा देंगे। और O को जो बोलते हैं, यहाँ पर O को बोलते हैं पोल। क्या बोलेंगे? पोल। और वहाँ O को क्या बोलते थे? ओरिजिन। यहाँ पर O को बोलेंगे पोल। एक नया नाम आ रहा है क्योंकि नया चीज़ पढ़ रहे हैं, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ रहे हैं। अब उसके बाद OX चलते हैं। OX को बोलते हैं बेटा इनिशियल लाइन। क्या बोलते हैं? इनिशियल लाइन। और R, थीटा को बोलेंगे पोलर कोऑर्डिनेट्स। बोलिए बेटा, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? बताइए। पोलर कोऑर्डिनेट ये हो गया। यहाँ तक मुझे लगता है कि सब कुछ समझ में आ गया होगा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी हम आपको और समझाते हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि एक नया चीज़ पढ़ रहे हैं, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। बहुत ही मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। पहले इतना नोट कर लीजिए, अभी और समझाते हैं इसका एग्जाम्पल, ठीक है ना। नोट कर लीजिए इतना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसको आप नोट कर लिए ना? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है ना, क्योंकि लिखने में टाइम लगेगा। आप इसको नोट कर लिया करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरह अगर मैं कहूँ आप लोगों से, देखो बेटा, अगर मैं ये कहूँ कि इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, जैसे लिख दिया जाए 2, 60 डिग्री, तो बेटा ये क्या होगा? ये R को बताएगा और ये क्या बताएगा? थीटा को। और थीटा हमेशा याद रखना कैसा लेंगे? एंटी क्लॉकवाइज लेंगे। याद रखना घड़ी के विपरीत दिशा में लेंगे। यहाँ कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए कि थीटा को हमेशा कैसे लेना है? एंटी क्लॉकवाइज लेना है कि क्लॉकवाइज लेना है। तो आपको ये क्लियर है। हमेशा बार बार मैं मेंशन करता रहता हूँ, जब भी एंगल को कंसीडर करेंगे एंटी क्लॉकवाइज ही लेना है। अच्छा, अब ये 2, 60 है। अगर इसको पहचानना होगा तो ये R बताएगा, ये थीटा बनाएगा। अगर इसको बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे? अंदाज के बना लीजिए। देखिए यहाँ कोई पॉइंट क्या देते हैं? 2, 60 डिग्री। याद दे दिए। एक चुपचाप बढ़िया से इनिशियल लाइन बना लीजिए। ये क्या हो गया? इनिशियल लाइन हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या हो गया? इसे क्या बोलेंगे? पोल। क्या बोलेंगे इसे? और थोड़ा कम कर दीजिए जिससे पहुंच जाए वहां पर। ये इसे क्या कहेंगे? पोल कहेंगे। O को क्या बोलेंगे बेटा? पोल बोलेंगे। वहाँ कार्टेशियन में क्या बोलते थे? इसी O को ओरिजिन। हम बाद में बताएंगे कि ये अपनी अपनी जगह क्या है? सेम है। ये O को कभी पोल बोलेंगे, कभी ओरिजिन बोलेंगे, लेकिन कब बोलेंगे? जब हम आपको बताएंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और पोलर कोऑर्डिनेट जब रिलेशन बता देंगे, तब हम आपको वहाँ बढ़िया से और समझाएंगे उस O का मतलब क्या होगा। जब पोलर कोऑर्डिनेट बोलेंगे तो O को उस समय पोल कहेंगे, और जब हम कार्टेशियन बोलेंगे तो उस समय O को हम कहेंगे ओरिजिन, ठीक है ना। क्या कोई दिक्कत नहीं होगी, इतना नोट करते चलिए पहले। अच्छा हाँ, इसको पहचानना है तो पहले क्या करेंगे? इस पॉइंट को यहाँ से मिला देंगे। हमने एक बार कहा था इसको यहाँ से मिला दीजिए, तो और लोग ऐसे बना देते हैं स्टाइल से। अरे ये क्या है? सांप तो है नहीं ना। तो आप क्या करेंगे?
आप इसको लाइन बनाना है ना, आपको ऐसा नहीं कि और लोग डिजाइन बनाने लगते हैं, डिजाइन नहीं बनाना है, आप इसको बढ़िया से मिला दीजिए। ये क्या हो जाएगा 2 और अंदाज से 60 है, नहीं होगा तो ये ऐसे बना के क्या हम नाप रहे हैं क्या, ये क्या हो गया 60 लिख दिए 60 बन गया, ठीक है ना। अब ये नहीं कि ऐसे करके बना दीजिए कि 60 हो गया, इतना कॉमन सेंस की बात है कि ये लगभग 30 के करीब है, 30 है ना, ऐसा नहीं करना, लेकिन अंदाज के आपको बना देना। अगर मैं कहूँ 5, 120 तो बना लेंगे क्या, बिल्कुल बना लेंगे। कैसे, यहाँ इनिशियल लाइन बना लेंगे, है ना। ये 120 कहाँ 120 कहाँ होगा, ये होगा 90, ये क्या होगा तो यहाँ कोई पॉइंट यहाँ कहीं होगा 5, 120 तो क्या होगा, ये यहाँ से हम मिला देंगे, ये क्या हो गया 5, अंदाज से बना रहा हूँ। और ये कितना एंगल हो जाएगा 120 हो जाएगा, क्यों, ये कितना होगा 90 और लगभग 30 ये हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को आप बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर मैं कोई पॉइंट ले लूँ तो आप उस पॉइंट को आप बढ़िया से कंसीडर कर सकते हो। जैसे कार्टेशियन में अगर मैं कह दूँ 2, 5 मतलब क्या होता है, तो आप तुरंत जवाब दे देते हैं सर एक्स एक्सिस पर 2 है और वाई एक्सिस पर क्या है 5 है। उसी तरह आप ये भी समझा देंगे सर ये आर की वैल्यू है, थीटा की वैल्यू है, हम इसको आराम से डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है ना। इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम चल रहे हैं बताने रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। बहुत ही इंटरेस्टिंग है,